101 वालों ने बेटा 6 पेज छोड़ दिया। चलिए, तो हम जो यहां पर आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। टीवी ऑन करना है। चलिए जी, तो हमने हेडिंग का नाम क्या दिया बेटा? प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। भाई एक वो बताओ, अगर किसी भी इकोनॉमी की बात करें, अगर किसी भी इकोनॉमिक के अनुसार देखें हम लोग, तो इकोनॉमी में कैसे काम होगा, नहीं कुछ होगा बिना प्रोविजन के तो ये चल नहीं सकता। भाई आगे जब कोई भी अगर काम होगा तो उसके लिए बिना प्लानिंग के काम होगा क्या? नहीं होगा। और आप लोग भी हर साल जो है देखते होंगे कि भाई कुछ ना कुछ यहां पर बजट वगैरह की बात होती है, कुछ ना कुछ बजट वगैरह की चीजों को हम लोग देखते हैं। तो अब ये जो है बजट आखिर बनता कैसे है, कैसे क्या चीजें देखती है, किस तरीके से रेवेन्यू और डेब्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। भाई किस तरीके से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बनाती है। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होना और एक्सपेंडिचर के लिए सोच के बैठा हो तो उससे भी काम नहीं चलेगा ना। अगर कभी हम ऐसी बात करें कि लाइबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं या एसेट्स हमारा कम हो जाए तो भी तो एक तरीके का नुकसान ही है हमारे लिए। तो इसकी आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें इस टॉपिक के अंतर्गत बस यही देखना है कि किस तरीके से बजट का प्रोसेस हमारा होता है, किस तरीके से बजट बनता है, वो सारी चीजें जो है इस टॉपिक के अंतर्गत मेनली हम लोगों को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही चीजें देखेंगे कि हमारा बजट क्या है। तो वही क्या कहता है, हेडिंग ही क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। भाई कहां कहां से क्या पैसा आया है, नहीं आया, उसकी बात भी करना पड़ेगा हमें। क्या हमारा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है, भाई अगर खर्च कर रहे हैं तो कहां पर क्या कैसे होना चाहिए उसको भी तो ध्यान में रखना होगा। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करें, इसी के बेसिस पर ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई आखिर ये बजट होता क्यों है, बजट की बात क्यों करते हैं, बजट है क्या, उसकी बात करेंगे। और बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई अगर प्रोसेस की बात करें, बजट अगर बन रहा है तो उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस होंगे या नहीं होंगे, तो उसका कैसा प्रोसेस है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद जाकर के हम लोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। तो अगर नॉर्मली बजट की बात करें तो सबसे पहले अगर इंट्रो की बात करते हैं तो कहते हैं देखो बेटा, अगर कोई भी कंट्री है, कोई भी इकोनॉमी है, तो वहां के जो भी गवर्नमेंट होंगे वो अपने जो भी नागरिक हैं उसकी भलाई के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कैसे काम करेंगे, किस तरीके का प्रोविजन करेंगे, वो सारा चीज हमारा किसके अंतर्गत आता है बेटा? बजट के अंतर्गत। बजट का मतलब ही क्या होता है कि भाई एक हमारी औकात की बात बतानी जिसके अंतर्गत हम कोई भी काम कर सके। भाई हम लोग अपना नॉर्मल अगर फील्ड की बात करें तो हम लोग भी अपने घर का क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं कि भाई अगर मंथली हमारा ये है तो इतने तक हमको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने कहीं से घर से जैसे पैसा आता है तो वो एक तरीके का आपके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू आ गया। उसी रेवेन्यू में से कुछ ना कुछ खर्च करने की बात आती है या नहीं आती। तो याद रखिएगा कि ये जो बजट बनता है ये हमेशा ही आगे कैसे होगा, जो कमिंग ईयर है, और ये नॉर्मली हम लोग 1 अप्रैल से लेकर के 31 ऑफ मार्च तक की बात करते हैं।
तो ये जो हमारा कमिंग ईयर है उसमें कैसे क्या काम होगा, किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग किसके अंतर्गत देखेंगे बेटा, बजट के अंतर्गत देखेंगे। बजट के अंतर्गत उसकी बातें हम लोग करेंगे। तो अगर जब भी बजट की बात करें तो याद रखिएगा फोर्थ कमिंग ईयर्स के लिए आता है, अगले साल के लिए। भाई आज हम प्लानिंग करेंगे कि ऐसा हमें करना चाहिए और ऐसा हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए तो नहीं होगा ना कि ये हमने कर दिया है अब चलो बजट बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब भी हम लोग बजट की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे बेटा, फ्यूचर से, मतलब जो अपकमिंग ईयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव टू परफॉर्म मैनीफोल्ड फंक्शन फ्रॉम प्रोटेक्टिंग देयर टेरिटरीज। भाई अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करने का काम तो करेगा ही ना, मेंटेनिंग लॉज एंड ऑर्डर, भाई कानून व्यवस्था, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा हमारा। प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स क्या होता है वो बताने की तो जरूरत नहीं है, समझते होंगे कि भाई जहां पर हम लोग सोशल वेलफेयर वगैरह की बात करते हैं, पब्लिक गुड्स का मतलब क्या हो गया, सोशल वेलफेयर के लिए। एंड implementation of comprehensive plan for economic and social welfare of its citizen। कि भाई अगर कोई सरकार है, अगर कोई सरकार है तो उस सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो भी उसके नागरिक है, अब नागरिक है तो वो अमीर गरीब सभी होंगे या नहीं होंगे, तो अब इनको आने वाली समस्याओं से या उसके लिए लॉ ऑर्डर के लिए, उसके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो काम करने के लिए विदाउट प्लानिंग तो कोई काम होगा नहीं, बिना प्लानिंग के काम होगा क्या, नहीं होगा। तो इस काम को करने के लिए यहां पर MOF काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, MOF काम करता है। आगे मैं इसका फुल फॉर्म भी लिखा दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वहां पर क्या करता है, काम करता है, और जो भी जरूरत की चीजें होंगी, जो भी इससे रिलेटेड बातें होंगी उसके अंतर्गत काम करेगा। तो अब इसमें क्या करता है ना, पहले हुआ करता था कौन सा, प्लानिंग कमीशन, पहले कौन होता था, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत क्या होता था बेटा कि कोई भी वो जो भाई उनसे निर्णय लिया जाता था, भाई फाइनेंस मिनिस्टर पूछते थे कि बताओ कैसे होगा क्या होगा, तो सलाहकार की तरह एक तरीके से काम करता था। लेकिन 1 जनवरी 2015 से कौन आ गया बेटा, हमारा नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन की जगह पे कौन आ गया, नीति आयोग। तो अब एक तरीके से सलाहकार का काम वहां पे कौन करेगा, नीति आयोग। तो वो क्या करता है, उसके माध्यम से जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सलाह मशवरा करता है और कैसे क्या रूल्स होना चाहिए, क्या पॉलिसी होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंतर्गत बात करते हैं। तो वो हमारा क्या होगा कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उसके भाई इकोनॉमिक विकास के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, काम करने की आवश्यकता होगी। वही हमारा किसके अंतर्गत है, बजट के लिए। कहते हैं टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन इफिशिएंटली द गवर्नमेंट रिक्वायर्स एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कि भाई अगर हमें ये काम पूरा करना है, भाई जो हमने दायित्व ली है, जो हमने एस्टिमेट किया है, अगर उसको पूरा करना है तो उसको पूरा करने के लिए माल पानी का होना जरूरी है, ये नहीं है। बिना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कोई भी काम हो सकता है क्या, भाई हम सबों की इच्छा है कि एकदम दीपावली खूब एंजॉय करें, फिर जेब की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो रूम में रहेंगे तो ज्यादा मस्त रहेंगे। तो किसके बेसिस पे हो रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, उसके बेसिस पे ही तो कुछ प्लानिंग हो पाएगी ना। कहता है बजट इज पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट in the hands of government to regulate and to restructure a country's economic priorities। कि भाई जो भी जरूरत है, जो भी प्रायोरिटीज है, उसको यहां पर देखने के लिए क्या होगा, बजट की आवश्यकता होती है नहीं होती, उसको करने के लिए क्या होगा, बजट की जरूरत। आप देखते हो कि भाई बजट के अंतर्गत टैक्स की पॉलिसी बनती है, टैक्सेशन से रिलेटेड काम भी होता है, या हम लोग देखते हैं कि रेलवे वगैरह से भी, तो सभी चीजों को हम लोग यहां पर क्या करते हैं बेटा, देखते या नहीं देखते। तो यहां पर मेन जो बजट का मतलब है कि जो भी हमारी सरकार है, उन सरकार का मेन दायित्व होगा, मेन काम होगा कि जो भी हमारी इकोनॉमी है, जो भी हमारी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या प्रोविजंस करने पड़ेंगे, क्या क्या हमें जरूरत होगी, कैसे उसको किया जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बजट कहते हैं। बजट का मतलब ही क्या होता है, नॉर्मल याद करो, डिमांड में भी एक टर्म्स आया था बजट लाइन, कि औकात की रेखा बताए थे
कि भाई जो हमारी हैसियत है, जो हमें दिख रहा है कि हाँ यहां तक हम काम कर सकते, उसके बेसिस पर हर एक चीजों के लिए कैसे क्या हम एक्शन ले सकते हैं, यही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? बजट के अंतर्गत आएगा। यही हमारा किसके अंतर्गत आएगा? बजट के अंतर्गत आएगा। तो ज्यादा नहीं, यहां से यहां तक पहले नोट कर लीजिए, इंट्रो के अंतर्गत लिखो, अभी और लिखवाएंगे इंट्रो में बेटा। हाँ, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, वही 14-15 पेज, ज्यादा नहीं लिखा। और इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, इसके बाद जब प्रोसेस ऑफ बजट करेंगे ना, प्रोसेस में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो हमने बोला था ना, एक दो या कभी कभी मैक्सिमम 3 भी जाता है, तो वो उसी से जाता है, प्रोसेस में से। हाँ बेटा, यहीं से स्टार्ट ही कराया हमने। हेडिंग है बेटा प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। एमओएफ का मतलब लिखना हो तो लिख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तब तक ग्रुप में मैंने जो है कुछ पीडीएफ भेजे हैं क्वेश्चन करने के लिए, लिख भी दिया है किस किस टॉपिक का करना है आपको। आने के बाद आपको जो है पूरा पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगा, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और जितने टॉपिक हो गए इन सब का शॉर्ट नोट्स भी मैंने बोला था, तो तब तक आपको पीडीएफ जो है आ जाएगा ग्रुप में 1-2 दिन के बाद, और आने के बाद मैं प्रिंट आउट आपको दे दूंगा कंबाइंड करके। हो गया बच्चों? नीचे ये चित्रकारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हटा दे रहा हूं इसको। हो जाए तो बता देना बेटा। हाँ कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत।
बातचीत नहीं। हो गया? हो गया? कोई हो जिसका ना हुआ हो? लिखिएगा उसी के नीचे अब पैराग्राफ चेंज करके। नहीं बेटा पूरा कहां से हो जाएगा, 2 क्लास लगते हैं इसमें। ए बजट इज अ स्टेटमेंट that presents the details of where the money comes from and where the money goes to। भाई बजट के अंतर्गत इसी बात को एक्सप्लेन किया गया कि कहां से पैसा आया और कहां पर हम उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे। भाई अगर पैसा होगा तभी तो खर्च की बात करेंगे ना हम लोग। तो गवर्नमेंट ये भी बताएगी कि कहां से पैसा आएगा और कहां पर पैसा वो खर्च किया जाएगा, कहां पर जाएगा। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि बताओ मनी बजट जो है किस स्टेटमेंट को शो करता है, तो क्या लिखोगे बेटा? वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर द मनीज गोज टू, कि कहां से आया है मतलब कहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है और कहां पर हमने खर्च करा है, कहां पर एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का ही जो स्टेटमेंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? बजट के नाम से जाना जाएगा। आगे जाकर के हम लोग जैसे लिखेंगे ना अकाउंट्स वगैरह, तो वो इसी बेसिस पे कि ये जो हमारा एक फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट बनेगा, ये जो अकाउंट्स बनेगा कि कहां से हमारा रिसिप्ट आया है और कहां पर हमने पेमेंट करा या एक्सपेंडिचर करा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? बजट के नाम से जाना जाएगा। कहता है द बजट also contains the estimates of the government's accounts for next fiscal year। और फिस्कल ईयर क्या होता है बेटा? 1 अप्रैल से लेकर के कहां तक? 31 मार्च तक। नॉर्मली जो हम लोग अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं उसी बेसिस पर होगा, कॉल्ड budgeted estimates। कि the budget also contains the estimates of the government's account for next fiscal year called budgeted estimate। कि ये जो गवर्नमेंट हमारी बजट बनाती है, ये जो हमारा बजट तैयार होता है, तो उसमें गवर्नमेंट यही दिखाते हैं कि हम क्या एक अनुमानित रेवेन्यू और खर्चा की बात करें, भाई हम क्या खर्च करने वाले हैं, कहां पर क्या हम कितना खर्च करेंगे, उन चीजों को दिखाने के लिए हमारा क्या बनता है बेटा? बजट बनता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बजटेड एस्टिमेट्स। कि जो गवर्नमेंट हमारी एस्टिमेट करती है, जो हमारी गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि भाई क्या हमारा नेक्स्ट फिस्कल ईयर्स में एक्सपेंडिचर होगा, उसी को हम लोग क्या नाम देते बेटा? बजटेड
एस्टिमेट्स के नाम से जानते हैं। तो बजट का नॉर्मल मतलब समझ गए कि भैया जो भी हमारे पास इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी आगे खर्च होने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारी प्रोविजन हो रही है, वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? बजट के अंतर्गत आएगा। तो ये काम कर लेंगे हम लोग। तो ये था एक तरीके की भूमिका कि भाई हमारा बजट होता क्या है। लेकिन बजट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत होगी, वो सारी चीजें भी तो यहां पर कंसीडर करनी होगी, है ना। तो जो हमारा पहला तो था इंट्रोडक्शन, पहला हमने ये क्या लिखा? इंट्रोडक्शन। और अब जो हमारा शुरू होता है यहां पर देखेंगे बेटा प्रोसेस, कि कैसे हम लोग बजट को बनाएंगे, कैसे हम लोग बजट तैयार करते हैं उसके बारे में। तो लिखिएगा बेटा हेडिंग, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, कि अब हमारा बजट कैसे बनेगा, क्या क्या उसके अंतर्गत प्रोसीजर्स होंगे, उस प्रोसीजर को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें हमारी क्या होगी बेटा यहां पर देखी जाएगी। तो अगर हम लोग यहां पर प्रोसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? प्रोसेस की बात करते हैं ना, कि द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। तो अगर प्रोसेस देखेंगे तो देखो बेटा होता क्या है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या करता है कि भाई जो हमारी पहले प्लानिंग कमीशन और अब कौन है हमारा नीति आयोग, कि भाई नीति आयोग के सलाह के बेसिस पर जो है कुछ ना, क्योंकि आपको याद होगा इंडियन इकोनॉमी में नीति आयोग के बारे में बताया था हमने, उस टाइम में समझाया था ना कि भाई नीति आयोग सारा सलाह देता है, पॉलिसी वो नहीं बनाता। पॉलिसी कौन करेगा भाई? कभी भी नीति आयोग के द्वारा बजट नहीं पेश किया जाता, बजट कौन पेश करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो भी काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होगा, लेकिन उसके लिए सलाह मशवरा का काम कौन करेगा? नीति आयोग। तो जो पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। तो अब उसमें क्या बताएगा कि प्लानिंग कमीशन बताएगा कि देखो भैया ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये रहना चाहिए, ऐसा फलाना डेमका, जो भी बातें वो सारा किसको बताएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। और उसके बेसिस पर वो प्रॉपर जो है एक अपना पूरा बजट तैयार करता है। 900, 1000, 2000 पेज में बजट पूरा बनता है। तो फिर क्योंकि भाई पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड पूरे साल की बातों को देखा जाता है, फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड बातों को देखा जाता है, अपनी सीमाओं को इंक्लूड करके देखा जाता है, तो बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। तो उन सभी से रिलेटेड क्या होगा बेटा? वहां पर बनाया जाएगा। बेटा लास्ट लाइन तो लिखा हुआ है सामने में। तो उन सभी चीजों को क्या करता है यहां पर देखा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई अब वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो भी चीजें हैं उसको कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा के अंतर्गत। कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा के अंतर्गत। और फिर आप देखते होंगे कि 1 फरवरी को जो है एकदम लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है बजट के ऊपर, है नहीं? टीवी वगैरह पे वही छाया रहता है। फिर उसके बेसिस पर उन सभी चीजों की एनालिसिस कि क्या इसका पॉजिटिव है रहा इस बार या नेगेटिव रहा, क्या इसका फायदा सही से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीजें वहां पर क्या होती है? बात होती है। और फिर उसके बेसिस पर वहां से फिर क्या होता है? राज्यसभा में भी उसको दिया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बदलाव का अधिकार सिर्फ लोकसभा के ऊपर होता है। राज्यसभा को इन्फॉर्म जरूर किया जाता है, बताया जरूर जाता है, वहां पर पेश जरूर किया जाता है, लेकिन उनको चेंज करने का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे घर वाले क्या करते हैं कि उनको जो डिसीजन लेना होगा, नहीं लेना होगा, आपका कोई डिसीजन चेंज करना होगा, कर सकता है या नहीं कर सकते। लेकिन घर वालों का डिसीजन जो बोल दिया सो बोल दिया। तो राज्यसभा में सीधा होता है कि भाई हमने जो बोला है बात खत्म है, तुम देख लो सही है या नहीं है, बात खत्म है, चेंज का अधिकार नहीं होगा। लेकिन लोकसभा के अंतर्गत जो है बेटा चेंज का अधिकार होता है, और उसके लिए एक टाइम भी स्पेसिफाइड कहते हैं कि 75 दिनों के अंदर ये बातें होनी चाहिए। तो वो सारी चीज आप देखिएगा ना कि जब भी बजट पेश होता है फिर उसके बाद बोलता है कि पास हुआ या नहीं हुआ, तो पास करवाना भी क्या होता है? जरूरी है। तो ये सब क्या हो, एक लेजिस्लेशन फेज है या नहीं है भाई? एक कानूनी प्रक्रिया है। उन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको गुजरना होता है, ना कि ऐसा कि भाई अपने मन से पास कर दिया हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने पास रख लिया, हम तो ऐसा बजट बना रहे थे किसी को बताएंगे नहीं। तो ऐसा काम नहीं चलता। उसके जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या करना होता है बेटा? फॉलो करना होता है। भाई अगर आप बजट बना रहे हैं तो आपको यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यह भी आपको लोगों को बताना पड़ता है कि भाई आप जो ये एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि एक अनुमानित ही तो है कि ये ऐसा हम लोग करेंगे, तो ये जो आप एस्टिमेट कर रहे हो
इसके बेसिस पे पहले ये तो बताओ कि तुम इसका सोर्स कहां से जनरेट करोगे। भाई तुम्हारे पास रेवेन्यू कहां से आएगा, बिना सोर्स के तुम थोड़ी नहीं कर सकते हो। तो हर एक चीजों के बारे में कि कहां से हम पैसा जनरेट करेंगे, कहां पर खर्चा करेंगे। आप याद करो, आप सभी तो दिल्ली में रहे हो तो जानते होंगे कि केजरीवाल ने एक बार क्या बोला था कि मैं ये सारी चीजें फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं। तो न्यूज वालों ने पूछा कि भाई आप इसके लिए फंड कहां से जनरेट करोगे, तो बोला फंड जनरेट होगा ना, इतना जो टैक्स हमारे पास आता है उसका सही से उपयोग करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं प्रोसेस है ना कि भाई जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो खर्च करने की प्लानिंग कहां से कर लेंगे। और आपने पूरे खर्च करने की प्लानिंग बना ली कि ये सारा ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे खर्च होगा, बाद में घर वालों ने पूछा बेटा पैसा कहां से आएगा, वो तुम जानो। तो भाई क्या हमारा बजट पास हो पाएगा, क्या बजट सही से काम हो पाएगा, ऑपरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसके कुछ ना कुछ प्रोसेस है और उसको हमको देखना पड़ता है, और साथ ही साथ बाद में हमें सोर्सेज भी देखना होता है कि ये जो रेवेन्यू का सोर्स है वो रेवेन्यू का सोर्स हमारा कहां कहां से। तो चलिए इसके अंतर्गत लिखिएगा बेटा, द बजट इज prepared by the मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी को हमने क्या लिखा था वहां पे बेटा, एमओएफ। अब आगे से अगर कहीं पर मैं एमओएफ लिख दूंगा तो समझ जाओगे ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है। इज कॉन्सुलेशन विथ, किसके साथ बेटा, नीति आयोग। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कॉन्सुलेशन विथ नीति आयोग। कॉन्सुलेशन का मतलब होता है बेटा सलाह मशवरा के साथ, कि भाई नीति आयोग के बिना जो है सलाह मशवरा के यह काम करेगा नहीं, ठीक है। एंड अदर रिलीवेंट मिनिस्ट्री। भाई जैसे अब रेलवे का है तो रेलवे से रिलेटेड बात करेगा, किसी और चीज का है तो वेलफेयर वगैरह का तो उससे रिलेटेड बात करेगा, जितने भी है। तो भाई ये क्या करेगा, नीति आयोग और जो भी रिलीवेंट मिनिस्ट्री है उसके सलाह मशवरा के बाद ही हमारा क्या होगा, प्रोसेस हो पाएगा। कहता है द बजट must be presented and approved by both houses of parliament. पार्लियामेंट कौन कौन सा बेटा, लोकसभा एंड राज्यसभा, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर, कि फिस्कल ईयर के शुरुआत से पहले। और अभी अभी बताया था कि फिस्कल ईयर की शुरुआत हम लोग कहां से कहां तक बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात होती है ना। तो इसके शुरुआत से पहले ही क्या होता है, दोनों ही भवनों से हमें क्या करवाना होता है बेटा, पास करवाने की जरूरत होती है, दोनों ही भवन से पास करवाया जाता है। कहता है आर्टिकल 112 किसके, संविधान के अनुच्छेद 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन provides that in respect of every financial year the president shall cause to be laid
LAID लिखा हुआ बेटा, बिफोर both the houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditure ना, expenditure of the government of India for that year referred as annual financial statement। कहता है कि आर्टिकल 112 संविधान के 112 अनुच्छेद के अनुसार जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, बजट के, तो बजट से पहले जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, अभिभाषण होता है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार वो बताया जाता है कि भैया ये जो है कहां से पैसा आया और कहां पर खर्चा होगा, क्या हमारा एस्टिमेटेड का मतलब क्या हो गया बेटा, अनुमानित, क्या हमारी अनुमानित रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है जो कि हम आने वाले वर्षों में करने वाले हैं। भाई आज रेवेन्यू आएगा तब ना आने वालों के लिए कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बताया जाता है किसके द्वारा बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बताइए आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। कि जो भी आर्टिकल, ये याद जरूर रखना, ये सब इसमें पूरा थ्योरिटिकल है, रट्टा लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से जो नंबर आएगा वो रटाफिकेशन से ही आएगा, समझने से कुछ ज्यादा आने वाला है ही नहीं। ठीक है, अभी जितने आगे नाम लिखने वाले हैं उन सभी नामों को याद रखना पड़ेगा, कहां से आया क्या हुआ। तो आर्टिकल 112 के अनुसार जो भी प्रेसिडेंट है वो हमारा क्या करता है बेटा, कि दोनों ही हाउसेज को इन्फॉर्म करता है, बताता है कि नहीं, उसके सामने एक प्रॉपर जो है स्टेटमेंट बनवाता है, मतलब स्टेटमेंट दिखाता है, देता है। और उसी स्टेटमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की सारी व्याख्या होती है कि भाई हमारा क्या सोर्सेज है और क्या हमारा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है, उसको भी तो बताना जरूरी है ना। जब तक हम अपना सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे तो हमारा बजट तैयार कैसे होगा। भाई आपसे अगर घर वाले पूछते होंगे कि भाई तुमको कितना रहना खाने और पढ़ने में वहां पर खर्चा हो जाता होगा, तो आप सारा चीजें एक एस्टिमेट बना के बताते हो तभी ना पैसा मिलता होगा, या अपने मन से बोल देते कि तुम्हारा जो दिल करे पैसा भेज दो। ऐसा तो नहीं है, फिर 2000 भेज देंगे, बोलेंगे पूरा महीना जी लो, तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो आप एक प्रॉपर, तो ये भाई पूरे भारत का काम कौन देखेगा, प्रेसिडेंट, सबसे बड़े तो कौन है हमारे, प्रेसिडेंट। तो वही जो है दोनों हाउसेज को इससे अवगत कराता है, इसके बारे में इंफॉर्म करता है। तो उसी को क्या नाम दिया गया बेटा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। यहां तक सबने लिख लिया ना बेटा, द बजटरी प्रोसीजर आर, अगर बजटरी प्रोसीजर की बात करें तो इसमें मेनली 3 बातों को देखना होगा। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट। भाई पहले तो आपको एस्टीमेट तैयार करना होगा ना, बिना एस्टीमेट के काम चलेगा क्या, नहीं। प्रेजेंटेशन एंड इनेक्टमेंट ऑफ बजट, कि भाई प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इनेक्टमेंट का मतलब होता है बेटा कानून पास करवाना, ठीक है ना। तो प्रॉपर एक लॉ बनवाना,
और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, कि भाई पहले एक तैयार करो कि कैसे क्या होगा, फिर उससे रिलेटेड क्या करते हैं हम लोग, कानून बनाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग बेटा, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर बजटरी प्रोसीजर्स की बात करें तो क्या होगा, 3 होगा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये 3 नाम याद रख लेना, ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। कि अगर बजटरी प्रोसीजर्स की बात करें तो पीपीई होता है, प्रेजेंटेशन, सॉरी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन। कि सबसे पहले प्रिपेयर करो, फिर प्रेजेंट करो, और बाद में उसको क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। भाई पहले अगर कोई भी कानून बनता है तो ऐसा थोड़ी ना कि आप पहले एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके इंपैक्ट वगैरह को देख लेंगे कैसा होता है, बाद में बोलेंगे अच्छा ये नहीं बनाना था। ऐसा तो नहीं होगा। भाई पहले प्रॉपर लॉ बनाओ, फिर उसको क्या करो, देखो कि भाई उसको कैसे अप्लीकेबल किया जा सकता है, और फिर देखेंगे ना कि उसका कैसे इंपैक्ट है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर बजटरी प्रोसीजर्स की बात करेगा तो कितने होंगे, 3। कौन कौन सा, पीपीई, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन। ओके, कहता है द बजट process mainly consists of 2 activities। अगर हम बजट प्रोसेस की बात करें तो उसमें नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं बेटा, 2 तरीके की एक्टिविटी। कितनी एक्टिविटी होगी बेटा, 2 तरीके की एक्टिविटीज होगी। कौन कौन सा, तो पहला होता है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। पहला क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, और दूसरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस। भाई पहले अगर मान लो प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बहुत तरीके की सलाह मशवरा के बाद ना प्रिपरेशन होता है। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट तौर पर, मैनेजमेंट बेसिस पर, कि भाई कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो सबका अपना अपना जो दायित्व है, उन सभी दायित्वों को बता करके एक जगह इकट्ठा करना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। और फिर उसके बाद उसके बना करके कहां जाते बेटा, कानून बनने के लिए दोनों हाउसेज में जाता है, ये नहीं जानता। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, कानूनी प्रक्रिया। तो पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेज, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस के अंतर्गत जो है हमारी मेनली बजट देखता है। कहता है ए सीरीज ऑफ प्री बजट consultation a series of pre-budget consultation are done by the Union Finance Minister with the Chief Ministers of State, various stakeholders, एटसेट्रा। कि भाई अगर मान लीजिए कि हम कहीं पर प्री बजट कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, भाई ये जो हमने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेज होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेज के अंतर्गत भाई जो देखो अलग अलग राज्य हैं, अब हर एक राज्य की अलग अलग भूमिकाएं होंगी। भाई आपको याद होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह की बात हमने किसके बेसिस पे करी थी, स्टेट के बेसिस पर ही तो करी थी ना। तो भाई अलग अलग जो राज्य है, तो उस राज्यों से या जो भी हमारी साझेदार है जिसके अंतर्गत भी ये काम होने वाला है, जो भी उसके अंतर्गत इंक्लूड है, उन सभी से कौन पकड़े बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर सलाह मशवरा लेगा या नहीं लेगा। उससे बिना बात किए हुए काम चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। तो जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी कौन है,
निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी का क्या होगा कि भाई सभी से मिल करके उनसे बात करके जो भी उससे रिलेटेड है, भाई एक ओवरव्यू तो सबका बनता है ना कि भाई क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या काम होगा वो सर जरूरी नहीं है, लेकिन पहले एक ओवरव्यू, ताकि उसके बेसिस पर जो है आगे कंक्लूजन लेकर के डिसीजन मेकिंग किया जा सके। भाई जब तक सबों की राय नहीं ली जाएगी तो क्या प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो अगर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना है, ठीक है, अगर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए क्या होगा, सबों का राय होना जरूरी है। बिना सबों के राय हुए हम लोगों का काम नहीं हो सकता। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है बेटा? प्री बजट कंसल्टेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? प्री बजट। क्योंकि भाई बजट से पहले ही तो ये काम होगा, ऐसा तो नहीं कि पहले बजट दे दिए आप फिर पूछेंगे अच्छा बताइए तो इसमें कुछ होना भी चाहिए था क्या। भाई ऐसे थोड़ी ना काम होगा, पहले तो हमें पूछेंगे कि बताइए भाई ऐसा काम होने वाला है तो क्या आपका इस पर क्या राय है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होगा, ये सारा क्या होगा, राय मशवरा की बात करेंगे। तो ये किसके द्वारा होता है बेटा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। साफ बदमाश लड़की से। फिर उसके बाद कहता है बेटा द बजट डॉक्यूमेंट्स। अब ये बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर के अंतर्गत। द बजट डॉक्यूमेंट्स डिपिक्ट्स information relating to receipts and expenditure for 2 years. Budget document depicts information relating to receipt and expenditure for 2 years कि जो बजट डॉक्यूमेंट्स है उसके अंतर्गत रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के 2 वर्षों का क्या होगा बेटा? इंफॉर्मेशन होगा ये नहीं होगा? 2 वर्षों का हमारा कर्मागत उसमें इंफॉर्मेशन होगा और इसी के बेसिस पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई क्या हमारा एस्टिमेट है, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं। भाई जब तक बजटरी एस्टिमेशंस की बात करेंगे तो पहले ये तो सर ऊपर कर दो, ये लो कर देता हूं। भाई अगर मान लीजिए कि जब तक वो हमारा यहां पर मेंशन नहीं होगा, जब तक हम रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को नहीं देखे होंगे तो उसके बेसिस पर फ्यूचर के लिए क्या हम एस्टिमेट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो हो जाएगा एस्टिमेशन। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो हमने एस्टिमेट किया है, अब इन सभी चीजों को देखने के बाद इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या बदलाव कर सकते हैं, और लास्ट में फिर हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्या इसका एक्चुअल इंपैक्ट होगा। तो 3 बातें हो सकती है नहीं कि ये जो हम लोग बजटरी का जो भी हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट का इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो भी हम बजट डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसके बेसिस पर 3 तरीके का डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट, कि एक तो हमारा एस्टिमेशन होगा, दूसरा हमारा चेंजेज होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा बेटा? एक्चुअल बेस्ड होगा। भाई देखते हो ना कि भाई बोलता है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट ये होना चाहिए, ठीक है, फिर बीच में क्या बोलता है ना ना ये बदलाव करके हमने इस बार का एस्टिमेट ये रखा है, और लास्ट में बोलते हैं कि भाई एक्चुअल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट ये इस वर्षों का रहा। तो कहीं ना कहीं जब तक एस्टिमेट्स नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, तब तक एक्चुअल पे पहुंचेंगे कैसे? तो इसके अंतर्गत 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, बजट एस्टिमेट्स of receipts and expenditure in respect of current and ensuing फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहला क्या होगा बेटा हमारा? एस्टिमेट्स, अनुमान लगाएंगे। क्योंकि पहले अनुमानित की बात तो हो जाए। फिर कहता है फॉर द
करंट ईयर थ्रू रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आरी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो रिवाइज का मतलब क्या होता है बेटा? बदलाव ना, कि जो भी हमें चेंज करना होगा। और थर्ड हमारा क्या होगा? एक्चुअल। तीन ही तो बात बताई थी ना, कि पहले में क्या होगा हमारा? एस्टिमेट्स, दूसरे में क्या होगा? रिवाइज्ड, और तीसरे में किसकी बात करेंगे? एक्चुअल की। तो लिखेंगे एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग करंट ईयर्स। तो तीन बातों को, कि भाई अगर बजट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो बजट डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन होगा? तीनों ही चीजें। क्या एस्टिमेट्स है, क्या रिवाइज है, और क्या उसका एक्चुअल इंपैक्ट होगा। तो ये तीनों ही चीजें हमारी कहां पर मेंशन होगी बेटा? बजट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। ओके, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटा। नहीं आएगा बेटा। कौन? कृपया भ्रम में ना रहें। जल्दी लिखो। हो गया? चलो, हो गए यहां तक? बोलो। चले, कहता है द बजट स्पीच। बेटा बात ना करो, लिखो। फाइनेंस मिनिस्टर इज यूजुअली इन टू पार्ट्स। कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो बजट के लिए स्पीच दिया जाता है वो कितने पार्ट्स में होता है बेटा? दो पार्ट्स में होता है। क्या होता है? दो पार्ट्स के अंतर्गत होती है, दो पार्ट्स में होता है। अब कौन कौन सा? तो पार्ट ए और पार्ट बी के अंतर्गत देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो देखते हो ना कि भाई लोकसभा के अंतर्गत लंबा चौड़ा पहले भाषण देता है कि भाई ये ऐसा था, ये हुआ, ये फलाना ढिमका, जो व्याख्या करता है, ये होता है हमारा पार्ट वन के अंतर्गत।
फिर उसके बाद बताता नहीं देखो ये सब होना है, ये सब कर रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, ये सिखाते कर रहे हैं। ये होता है हमारा पार्ट बी के अंतर्गत। ठीक है, तो एक मतलब के से ये हो गया कि जो भूमिकाएं बताई जाती है वो पार्ट ए हो जाता है, और जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो क्या हो जाता है, पार्ट बी के अंतर्गत आएगा। तो दो भागों में इसको देखेंगे। पहला पार्ट ए, तो पार्ट ए में क्या बातें होंगी जल्दी से लिख लीजिए। पार्ट ए ऑफ बजट gives an outline of prevailing macroeconomic situation of the country and budget estimates for next financial year। यही हमने बोला कि भाई एक तरीके का क्या बोलते हैं हम लोग, भूमिका बांध रहे हैं ना कि भाई ऐसा करेंगे, है ना। और पार्ट बी हमारा क्या कहता है बेटा, कहते हैं पार्ट बी ऑफ बजट स्पीच द details the progress the government has made on various developments measures and also the टैक्स प्रपोजल। और बाद में टैक्सेशन की बात करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। तो पहले बताया एस्टिमेट्स और बाद में क्या बता दिया बेटा, प्रपोजल। तो ये हमारा किसके, पार्ट बी और पार्ट ए के अंतर्गत, मतलब दो टुकड़ों में है तो एक ही चीज, लेकिन उसी को दो भागों में बता देते हैं। भाई जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते तो पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बाकी सारा हमारा क्या होगा, प्रोसेस। तो पहले हमने भूमिका बता दी कि भाई इसके अंतर्गत होगा क्या, और उसके बाद कैसे कैसे होगा। तो पहले इसमें यही बताते भाई जो भी हमारे, हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो जो भी हमारी सिचुएशन है उसके बेसिस पर क्या हम एस्टिमेट्स बना रहे हैं उसके बारे में सारी व्याख्या होती है, और फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम लोग प्रपोजल टैक्स की बात करते हैं, वो चीजें हमें यहां पर देखने की जरूरत पड़ती है। तो कितने भागों में बांट दिया जाएगा बेटा प्रोसेस को, हमारे दो भागों में। कि अगर हम लोग बजट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दिया जाएगा उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। कितने हिस्सों में बांट दिया जाएगा बेटा, दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, दो हिस्सों के बेसिस पर बात करी जाएगी। ओके, नेक्स्ट कहता है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी थोड़े समय पहले ही बताया था हमने। आर्टिकल 112 मैंने लिखा क्या होता है फाइनेंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उसका जो प्रॉपर अकाउंटिंग का स्टेटमेंट तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग। नहीं बताया था अभी, बोलो हाँ या ना। किसकी यादों में खोया है आंसर, है बाहर आ जा। रह गया,
तो लिखना द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट shows the receipts and expenditure of government in three separate parts। तो हमने अभी आपको यही बताया कि जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है, ये बताया गया है कि जो रिसिप्ट और पेमेंट है भाई कहां से कितना आया, कहां पर क्या खर्चा होगा, वो सारी चीजें जो यहां पे मेंशन होती है वही हमारा क्या है, एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट में। तो इसको ना तीन अलग अलग पार्ट्स में क्या किया जाता है बेटा, बांट दिया जाता है। कितने पार्ट्स में, तीन। पहला कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सिर्फ नाम याद रखना है इसके बारे में और कुछ नहीं करना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा पब्लिक अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या टोटल हमारा फंड है, कोई अकस्मात वाला अगर कोई होता है, जैसे देखते हो ना कि अभी कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले जो है उड़ीसा वगैरह में तूफान आया था, अब उसके लिए एडिशनल फंड वगैरह की जरूरत होगी या नहीं होगी, तो वो सब चीजें भी हमारा क्या होता है, कंटीजेंसीज के अंतर्गत है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए प्रोविजन करके तो रखना पड़ता है ना भाई। फिर उसी तरीके से पब्लिक अकाउंट्स वगैरह की, जैसे पीएफ वगैरह सब भी तो एक तरीके का हमारा एक्सपेंडिचर ही होता है, तो उन सबों की बात यहां पर हम लोग करते हैं। तो अगर बोलेगा कि बताओ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उसको कितने पार्ट्स में हम लोग शो करेंगे, कौन कौन सा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स। कहता है द लिस्ट ऑफ और द लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स presented to the parliament besides the finance minister's speech is given below। The list of budget documents presented to the parliament, देखो बेटा क्या लिखा है, list of budget documents presented to the parliament besides the finance minister speech is given below। अब क्या क्या होगा, क्या क्या भाषण की बात कर रहे हैं, क्या लिस्ट की बात कर रहे हैं, उसको देखते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं, हम लोग चार बातें पहले यहां पर देख लेते हैं। पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर देख ही चुके हैं, AFS। डिमांड फॉर ग्रांट्स, भाई कोई भी अगर बजट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए बिना परमिशन के काम चलेगा क्या, फाइनेंस बिल और स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर
FRBM एक्ट, ये आप लोगों ने 12th में देखा होगा। नेपाल वाले नहीं, लिख देता हूं FRBM एक्ट के बारे में। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। FRBM का मतलब हो गया फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या देखते हैं, तो इसका ऐसी जरूरत है नहीं, बट दो छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। कि भाई कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो बिना स्ट्रेटजी के काम चल सकता है क्या? भाई हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने लॉ में भी एक टॉपिक पढ़ा होगा फ्रेमवर्क के बारे में, तो भाई कोई भी खाका तैयार किया जाता है ना, खाका तरीका का मतलब कि कैसे वो काम होना चाहिए, उसका प्रॉपर प्रोसीड्यूर्स क्या होना चाहिए, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं या नहीं करते हम लोग? भाई जैसे अभी आप लोग सीए कर रहे हैं, तो सीए के लिए क्या है कि पहले फाउंडेशन है, फिर इंटर है, फिर आर्टिकलशिप है, तब ना फाइनल का पेपर होगा, तब ना सीए बन पाएंगे। तो ये भी एक तरीके का क्या होगा, खाका तैयार है ना भाई, कि भाई इस प्रोसीजर के अनुसार ही आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? FRBM एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो खाली नाम याद रखना है, ज्यादा इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत है नहीं। हाँ बोलो। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम, CUM मत लिख देना बेटा, कम। कम का मतलब होता है साथ साथ, एज वेल एज। CUM लिखा हुआ बेटा। कि इसको हम लोग मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अभी आएंगे ना बेटा, बर्दाश्त कर लेना, काहे ले टेंशन ले लेते हैं। हो गया बच्चों, पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए? अरे हो गया यहां तक? कोचिंग खाने के लिए खाली आता है क्या? आज यूपीएसटी नहीं आया? तो बेटा कौन सा सुधरा हुआ है? दूसरों को बोल रहा है। हो गया बेटा, यहां तक सबने कर लिया? लिखिएगा, द एक्सपेंडिचर बातचीत नहीं ऑफ सर्टेन कैटेगरी allowances of resident emoluments of, इसको भी कंपनसेशन ही कहते हैं, emoluments का मतलब भी कंपनसेशन या अलाउंसेज ही होता है, ऑफ
सुप्रीम कोर्ट जजेज etc. are charged on consolidated फंड ऑफ इंडिया। इस पर लगा देना बेटा इस पर लगा देना थोड़ा सा स्टार। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है ये कि भाई अगर बोल देगा कि बताओ अगर प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कोई भी अलाउंसेज या कंपनसेशन दी जाती है तो वो किन से दी जाएगी? बताओ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसको ऐसे ही रख लेना याद क्वेश्चन के नजरिए से। अब अभी 2024 की बात करते हैं, ठीक है? अभी 2024 में है और संयोग से देखो कि इसी वर्ष इलेक्शन भी हुआ है। एक बार तो फरवरी में जो है गवर्नमेंट ने अपना कुछ ना कुछ बजट बनाया होगा, लेकिन उसमें ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ना कुछ कर सकता है ना कुछ कटौती कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं एक नॉमिनल कि तत्कालिक के लिए कोई ना कोई एक तो बनाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग बेटा इंटरिम बजट। उसको क्या कह देते हैं हम लोग? इंटरिम बजट। कि भाई वो अंदरूनी काम है कि कुछ सालों के लिए अभी भाई कैसे चलेगा। और प्रॉपर बजट जो होता है वो फिर जब सरकार बन जाती है उसके बाद जो है उस बजट के ऊपर काम होता है। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट पास करी और सरकार हार जाए तो आएगी किसकी बेटा? कांग्रेस की। तो फिर वो उसका अलग प्लानिंग चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए वहां पर एक साथ नहीं बनता, वहां पर हमेशा क्या होता है? 2 बार बजट यहां पर पेश होता है। तो जिस ईयर इलेक्शन होगा, गौर से सुनना, जिस ईयर इलेक्शन होगा उस बार कितनी बार बजट पेश होगा बेटा? तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि क्या कभी 2 बार बजट पेश किया जा सकता है एक वर्ष में? यस। कब? इन केस ऑफ इलेक्शन, कि अगर चुनाव है तो उस केस में। तो इसको नोट करके लिख लेते हैं ताकि ध्यान में रहे। तो नोट लिख लीजिएगा। बाय convention in an election year, the budget may be presented twice। ठीक है बेटा? कि अगर कहीं पर इलेक्शन ईयर है तो उस केस में कितनी बार प्रेजेंट हो सकता है? 2 बार बजट पेश हो सकता है। ओके? हाँ बेटा, आज की क्लास के बाद 3 तारीख तक आप लोग छुट्टी पर हैं। हाँ, 3 तारीख तक। 4 तारीख से जो है आपकी अकाउंट्स की और मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी, 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। और फिर 10 तारीख से मेरी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसमें 4 घंटे अकाउंट्स की क्लास चलेगी आपकी और 2 घंटे मैथ्स की क्लास चलेगी। शेड्यूल आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा 3 तारीख की शाम में। पदलेटी, ओह गलत बात भाई। एक वो बता, सभी जगह छुट्टी है, मैं भी चाहता तो मैं भी छुट्टी कर सकता था, ठीक है? लक्ष्मी नगर में आपको आज बच्चे नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना? तो आप पढ़ ले, इसलिए क्लास रखी है पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ो। चलो लिखो बेटा। ओ लिखिएगा, द बजट is discussed in
2 stages in Lok Sabha. The budget is discussed in 2 stages in Lok Sabha. बेटा वो सर अपना मैनेज कर लेंगे, वो सर का है ना, सर जैसे होंगे वो अपना मैनेज कर लेंगे. कहता है द लोकसभा हैज द पावर टू concur और टू रिफ्यूज, लिख लो फिर समझा दे रहा हूं, एनी डिमांड और इवन रिड्यूस द amount of grant SONGHT SONT बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा. भाई जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करेगा बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देंगे. तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, जो भी उसका डिमांड है, जो भी बातें करी गई है, अगर लोकसभा चाहे तो उसको रिफ्यूज भी कर सकती, ना ना ये भाई नहीं चलेगा, ऐसी बातें नहीं होंगी. या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि भाई जैसे अगर मान लीजिए तुमने 5 लाख करोड़ का बजट तैयार कर दिया, तो लोकसभा वाले ना भाई इतना नहीं हो सकता, 3.5 लाख करोड़ का ही बजट होगा, तो उसको कट डाउन भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है. तो लोकसभा के पास ये पूरा पावर है, लोकसभा के पास ये पूरा पावर है कि जो भी बजट पेश किया गया है, जो भी बजट दिया गया है, उस बजट को अगर चाहे तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको कहा SONGHT सॉन्ट, फर्स्ट लाइन में कनकर लिखा हुआ बेटा, CONCUR, ठीक है. अरे रिफ्यूज मैंने लिखा नहीं, कनकन और या टू रिफ्यूज, ठीक है. कनकर का भी मतलब होता है कैंसिल कर देना या रिफ्यूज कर देना, और सॉन्ट का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दिया गया है, जो भी आपके द्वारा अवलोकित किया गया है. बेटा क्या समझते हो, लॉ में ही वर्ड अलग अलग आते हैं, इको में भी अलग अलग आते हैं. नहीं है, इससे पहले भी 7वें चैप्टर में भी तो कितनी बातें पढ़ चुके हैं ना, यूनिट 1 और 2 में. तो याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बजट पेश किया जाता है, लोकसभा में अगर चाहे तो उसको रिफ्यूज भी किया जा सकता है, या उसको कट डाउन भी किया जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है. ओके. दूसरा, द बजट is laid on the table of the Rajya Sabha soon after the finance minister has completed the speech in Lok Sabha, the Rajya Sabha does not vote on the demand of grant and there is
ओनली जनरल डिस्कशन। भाई जिस तरीके से लोकसभा के पास पूरा अधिकार था या नहीं था, हमने क्या बताया था ऊपर कि लोकसभा के पास पूरा अधिकार है कि अगर वो चाहे तो उन चीजों को रिफ्यूज भी कर सकता है, मानने से मना भी कर सकता है, या जो भी बजट वगैरह बनाए गए हैं उसको वैल्यू को क्या कर सकता है, कट डाउन भी कर सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो हमने शुरू में भी क्या समझाया था कि वो सिर्फ मूक दर्शक बना रह सकता है। भाई वो सिर्फ देखेगा, सुन लेगा, हाँ हाँ आप सहमत है या असहमत है उससे कोई लेना देना हमें नहीं है, बस आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ऐसा है, आपका उसमें कोई भी पावर ऐसा नहीं रहेगा कि उसमें सहभागिता आपकी हो। जबकि लोकसभा के अंतर्गत पूरा का पूरा पावर हो गया, ये नहीं हो गया, ठीक है, लोकसभा में क्या है, पूरा का पूरा पावर हो गया, लेकिन राज्यसभा में इस तरीके का कोई भी वोटिंग वगैरह का बात होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या होता है कि जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में ये अपना स्पीच खत्म करती है, वो फौरन कहां चली जाती है, जैसे यहां पे स्पीच खत्म किया, पास हुआ, पास होते ही वो क्या करेगा, राज्यसभा में भी जाके उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, सारी बातें बता दी जाएगी, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये सारी चीजें बजट के अंतर्गत है, ताकि भाई पता तो सभी को होना चाहिए, तो इसलिए इन्फॉर्म वहां पर भी किया जाता है। बट राज्यसभा का कोई इसमें अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके की वैल्यू में रिडक्शन की बात करें या कैंसिल की बात करें या कोई अपील की बात करें, इस तरीके का कोई भी अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए ये सारी चीजें हो गई है, ये हमारी सारी चीजें हो गई है, तो इसके बाद प्रॉपर बिल बन जाएगा। तो कहता है आफ्टर द general discussion the government introduces appropriation bill। भाई जब सारा डिस्कशन हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करेगा बेटा, एप्रोप्रिएशन बिल। अब ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, तो कहता है इट इज intended to give authority to the government to incur, incurred लिख लो बेटा, to incurred expenditure from and out of consolidated फंड ऑफ, कि भाई जब ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, इस एप्रोप्रिएशन बिल के अंतर्गत गवर्नमेंट को ये अधिकार अब मिल जाता है कि हाँ जो आपने बजट बनाया है उसके लिए उस फंड का इस्तेमाल आप कर सके। भाई जो कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब क्या बोला, टोटल वाला हमारा, कि जो हमारे पास टोटल रिसिप्ट वगैरह है उसमें से अब आप क्या कर सकते हैं, इस फंड के लिए खर्च कर सकते हैं, अब उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिना एप्रोप्रिएशन बिल के क्या आप खर्चा करने के लिए उस एक्सपेंड रेवेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें भी आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। ओके, टेप लिया यहां तक। कहता है मोशंस फॉर रिडक्शन टू various demands for grants are made in the form of cut motions, seeking to
reduce the sum sought by the, बेटा कट मोशन का मतलब अभी अभी ऊपर समझाया था ना हमने, वैल्यू में रिडक्शन, कि अगर कोई भी कम करना होगा तो कर सकते या नहीं कर सकते बेटा। अभी ऊपर हमने लिखा ना कि राज्यसभा में तो वो अधिकार है नहीं, लेकिन अगर लोकसभा चाहेगी तो लोकसभा उस वैल्यू में क्या कर सकता है बेटा, रिडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके, अब क्या था, फाइनेंस बिल ना, तो चलिए फाइनेंस बिल के लिए भी लिख लेते हैं। द फाइनेंस बिल seeking to give effect to the government's taxation proposal is introduced in Lok Sabha immediately after the presentation of general budget. The finance bill is taken up for consideration and passing after the appropriation bill is passed. कहता है फाइनेंस बिल has to be passed within 75 days of its introduction। कि भाई एक वो था, जब लोकसभा में बिल हमने पेश किया, लोकसभा में सारी बातें हो गई, तो सारी बातें हो जाने के बाद वो वहां से पास होगा। अब पास होते ही हमारा क्या बन गया बेटा, वो जनरल बजट। पास होते ही हमारा क्या बन गया, वो जनरल बजट। अब अगर वो जनरल बजट बन गया तो भाई जो भी टैक्सेशन वगैरह के लिए प्रपोजल होगा, अगर उसमें लगता है कि कोई भी बिल, अगर कोई भी बिल में चेंजेज करवा, तो उसके लिए आपको ना 75 दिनों तक का समय मिलता है। 75 दिन के अंतर्गत आपको इसको पास करवाना होता है, नहीं तो ये क्या होगा, कैंसिल्ड हो जाएगा, फिर से आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा होता नहीं, नॉर्मल सेम डे ही ऐसा क्या होता है बेटा, काम कर लेता। बट अगर कभी बाई चांस ऐसी बातें हो जाती है कि लगता है कि कुछ भी अमेंड करना है या कुछ भी बदलाव करना है, तो वो लोकसभा में वहीं पर वोटिंग के टाइम में सारी बातें हो जाएंगी, और फिर वो क्या चला जाएगा, ऊपरी में हिस्से में चला जाता है, जहां पर फिर उसके लिए क्या होता है भाई, पैनल तैयार होता है, पैनल के अंतर्गत सारी बातें होती है, फिर जो चेंजेस करना होता है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि भाई जिसकी सरकार होती है बहुमत उसी के पास होता है, तो पास तो हो ही जाना है। ऐसा कभी कैंसिल वाली सिचुएशन होती नहीं है। कहता है, यहां तक हो जाए तो बताना, पेज चेंज करूंगा। हो गया।
दो 3 पेज हुआ कि नहीं हुआ? बस अब थोड़ा देर और बेटा, 5-10 मिनट और लिख लेना बस। नहीं आज नहीं होगी ना, अब आके या फिर व्हाट्सएप पे। हो गया बच्चों? दीदी पहले लिख ले, बाद में समोसा टाइप कर लेना। क्या आंसर ना, मैं अभी घर जा रहा हूँ ना, भेज दूंगा मैं आपको। अभी तो अब छुट्टी पे ही रहूंगा ना लगातार, तो मैं भेज दूंगा। बेटा भूत लग गया तो झाड़ फूक करवाओ। मैं झाड़ फूक करने वाला बाबा नहीं हूं, मैं ये झाड़ फूक करने वाला बाबा हूं। बेटा देखो ये इनविजिबल मनी है। जल्दी लिख लो बेटा। अब एकदम लंबी छुट्टी की तरफ बढ़े जाए। किस में ब्रेक? क्यों, पागल हो गए क्या? अरे नहीं भाई, ऑर्डर नहीं किया, मैं अपना बात कर रहा था। मतलब बात, ओ शांत। ऐसा है ना, क्लास छुट्टी कर दूंगा, चला जाऊंगा, बस हो गया पार्टी। चलो देखो इधर। लिखिए, आफ्टर द फाइनेंस बिल हैज बीन passed by Lok Sabha, it is transmitted to Rajya Sabha, लोकसभा से जब पास हो जाएगा तो कहां पर भेजा जाएगा बेटा हमारा? राज्यसभा फॉर recommendations. It has to be returned back within 40 days, 14 days. ठीक है? रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा
may be accepted or rejected by लोकसभा को। भाई जब लोकसभा में पास हो जाता है तो कहते हैं ना कि ऊपरी सदन में भेजा गया, मतलब राज्यसभा में भी भेजा जाता है। अब राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा से बोलेगा कि भाई आप भी रिकमेंड कीजिए कुछ, अगर लगता है आपको। चेंज करने का अधिकार नहीं है, कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई घर में चलेगा तो माँ बाप का ही डिसीजन, लेकिन कभी कभी आपसे भी पूछा जाता ना, और बेटा बताओ तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा हो तो क्या और हो सकता है। अब लगता है कि अगर वो होना चाहिए तो उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज कौन करेगा? लोकसभा के अंतर्गत, राज्यसभा में नहीं। तो रिकमेंडेशन तो लिया जा सकता है। तो जिस दिन पास होता है उसी दिन उसको कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में। और 14 दिनों का टाइम उसके लिए रहता है, 14 दिन के अंतर जो है वो रिटर्न आ जाता है। अगर लगता है इस तरीके की कोई बात, तो या तो उस रिकमेंडेशन को, कि भाई अगर इन्होंने कोई भी सलाह दिया है, उस सलाह को लोकसभा मान भी सकता है या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, कहता है इसी के अंतर्गत, ऑन द लास्ट डे ऑफ द days allotted for discussion in the demand for grants the speaker puts all the outstanding demands for grants to vote the House. This process is called GUILLOTINE, गुइलोटीन। गुइलोटीन क्या नाम है इसका? गुइलोटीन। कि जिस दिन आखिरी दिन होता है ना, जिस दिन आखिरी दिन होता है, जो भी डेट अनाउंस किया गया, 14 दिन का जो टाइम दिया गया है, तो उसका जो आखिरी दिन होगा उस दिन जो है सभी को वोट का अधिकार होता है, वोटिंग आउट होता है, जो भी वोट्स ऑफ हाउसेज है लोकसभा के अंतर्गत। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को क्या नाम देते बेटा? गुइलोटीन। ठीक है, तो आपसे ये एज इट इज ना क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर में जो ब्लू लाइन से लिखा है वो एज इट इज होगा। बोलेगा बताओ दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? गुइलोटीन। ओके, कि भाई जो भी टाइम अलॉट किया गया उस टाइम के बाद जो वोटिंग राइट्स की बात होती है, उस पर जो डिस्कशन की बात होगी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? तो गुइलोटीन के नाम से जानेंगे उसको। ओके, और ये जो हम लोग अभी तक जो प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, तो प्रोसेस का अब आखिरी पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद प्रोसेस खत्म। सिंस 2017-18 the date of presentation of budget has been advanced to 1st February. Merger of railway budget with जनरल बजट। पहले क्या होता था ना बेटा, कि पहले तो जनरल बजट पास हो गया और उसके बाद क्या होता था? रेल बजट पास अलग से होता था। जनरल बजट अलग होता था
और रेल बजट अलग होता था। तो 2017-18 के दरमियान क्या किया गया कि पहले तो डेट एक फिक्स कर दिया कि भैया 1 फरवरी को ही हमेशा क्या होगा, बजट पास होगा, और साथ ही साथ ये जो रेल बजट अलग से पास होता था उसको जनरल बजट के अंतर्गत ही इंक्लूड कर दिया। तो अब ये जो आम बजट होता है ना, इस आम बजट के साथ ही हमारा क्या होता है, रेल बजट पास होता है। मतलब आप यूं कह दे कि दोनों एक ही हो गया, दोनों हमारा क्या हो गया, एक ही हो गया, कि जो हमारा रेल बजट है और जो हमारा आम बजट है अब वो दोनों एक हो गया, एक साथ हमारा इंक्लूड हो गया है। अब अलग अलग ये पेश नहीं किया जाता। तो कभी कभी पूछ देते बताओ कब, तो 2017-18 में डेट कौन सा फिक्स कर दिया गया बेटा, 1 फरवरी। 1 फरवरी को ही क्या होता है, हमारा बजट पास किया जाता है। भाई 1 फरवरी को होगा तभी तो हमारे पास क्या होगा कि भाई फरवरी का पूरा हो गया, मार्च का पूरा हो गया, तब ना 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि जो हमारा फिस्कल ईयर है वो कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक। तो हमेशा कब प्रोसेस पे आ जाएगा बेटा, 1 फरवरी को। और साथ ही साथ किसका मर्जर हुआ, मर्जर का मतलब होता है बेटा मिल जाना, ठीक है, जुड़ जाना। किसका, तो रेलवे बजट का मर्जर हो गया किसके साथ, जनरल बजट के साथ। तो अब जो हमारा होता है वो आम बजट ही तैयार होता है, उसी के साथ रेलवे बजट भी हमारा दिया जाता है। नहीं तो पहले जो है रेलवे बजट अलग होता था और आम बजट अलग होता था। पहले आम बजट पास होता था और फिर उसके बाद क्या होता था, रेल बजट निकाला जाता था। तो अब ये जो है 2017-18 के बाद से क्या हो गया बेटा, एक हो चुका है, इसमें अलग अलग की बातें हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये था हमारा कौन सा, प्रोसेस। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एएफएस की बात कर रहे हैं, और एएफएस में रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बातें होंगी, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों तरीके की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट का ये जो रेवेन्यू का सोर्स है वो कौन सा सोर्स है, कहां से वो रेवेन्यू जनरेट होगा, जरा उसकी बात भी हो जाए। तो 7-8 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से निपटा देते हैं। बेटा कृपया शांति बरकरार रखें। बहुत दिनों से तुम लोग ना 1 घंटा 1.25 घंटा तक इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना, तो थोड़ा सा मजा लो, कभी 2 घंटे का भी। चलो लिखो बेटा, सोर्सेज ऑफ, बेटा रेवेन्यू का सोर्सेज लिख लो, एक्सपेंडिचर की बातें बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और साथ ही सिर्फ हमने थोड़ा सा करना है, बाकी गवर्नमेंट रिसिप्ट वगैरह भी हम बाद में ही करेंगे, अभी खाली मेन सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो अगर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज की बात करें तो देखो बेटा, यहां आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसमें 2 तरीके की बातें, एक आ गया बेटा सीबीडीटी और एक आ गया सीबीआईसी। सीबीडीटी का मतलब बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, और इधर आई का मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। तो इसलिए लास्ट में क्या हो गया, सीबीआईसी, सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर बोर्ड, आई फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सी फॉर कस्टम्स। और इधर सीबीडीटी में क्या हो गया बेटा, सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर बोर्ड, डी फॉर डायरेक्ट, टी फॉर टैक्सेज। तो 2 बातें हो गई, सीबीडीटी और सीबीआईसी। क्या क्या हो गया, सीबीडीटी और सीबीआईसी। तो भाई ये जो टैक्स रेवेन्यू होगा, तो हम जब भी बात करेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताओ किसके अंतर्गत,
नेट रेवेन्यूज के अंतर्गत, क्योंकि जब तक नेट नहीं होगा तब तक हम किसका स्टेट वगैरह का शेयर तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या कहता है, लिखिएगा, सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू इज द टोटल ऑफ टैक्स रेवेन्यू आफ्टर पेइंग ऑफ द state share and the national calamity, प्राकृतिक आपदाएं, कंटीजेंट ड्यूटी। एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी, ट्रांसफर टू नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी। कहता है कि देखो, अगर हम लोग कहीं पर भी नेट टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो कहता है कि जो हमारे पास टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसमें से स्टेट का जो हिस्सा है वो माइनस कर दो। भाई स्टेट का कुछ ना कुछ शेयर होगा, तो वो स्टेट का शेयर तो स्टेट के पास चला गया, वो माइनस कर दो। और जो भी हम लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं वगैरह के लिए बचा के रखा होगा, नहीं अभी बताया था ना कि भाई जैसे अभी उड़ीसा में हमारे पास जो है चक्रवात तूफान आया, तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट उसके लिए कहीं ना कहीं फंड रखी होगी, तो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, नेट टैक्स रेवेन्यू। तो लिखेंगे नेट टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू नेट टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू माइनस स्टेट शेयर्स माइनस एनसीसीडी। एनसीसीडी क्या बताया था बेटा, नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नेट टैक्स रेवेन्यूज के नाम से जाना जाएगा। ओके, अब उसके बाद फिर आगे चल के देखेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट का रिसिप्ट वगैरह क्या क्या है। ठीक है, 5 मिनट और पढ़ लो। पांच मिनट और, उसके बाद ब्रेक मिले बेटा। आज के बाद तो फिर देखो कितने दिन छुट्टी हो जाएगी। कुछ समझाने वाली बात नहीं है, 6-7 लाइन लिखना है, उतना बस लिख लो। लिखिएगा बेटा, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, बस इसको पहले 2 भागों में बांट के 4 भागों में बांट देना है, बात खत्म करना, और कुछ नहीं इसमें समझने वाले ऐसे कुछ नहीं है, नाम बस याद रखेंगे। और ये सब पहले पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट में 2 बातें होंगी, टैक्स रेवेन्यू just like direct tax, indirect tax, ये सब इनकम है ये नहीं है बेटा। और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट रिसिप्ट्स,
डिविडेंड रिसिप्ट, जहां भी रिसिप्ट लगा हुआ है तो वो इनकम है या नहीं है हमारा, तो डिविडेंड रिसिप्ट प्रॉफिट्स ऑफ पीएसयू। पीएसयू का मतलब बेटा बताओ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लिखने की जरूरत तो ना है ना, अदर्स। उसी तरीके से अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल को भी दो हिस्सों में, पहला डेप्ट रिसिप्ट और दूसरा नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स। अगर डेप्ट रिसिप्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब है इंक्रीज लायबिलिटी। भाई हम रिसिप्ट बढ़ा रहे हैं, कहीं से उधार ले लें तो जेब में तो माल आ गया ना भाई, है ना, है तो इनकम, लेकिन हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, तो बोरोइंग्स। पीएफ वगैरह में जो है एम्प्लॉयज का जो है पैसा जमा होता है, सरकार के लिए तो अभी रिसिप्ट है, लेकिन लायबिलिटी है ना कि बाद में चुकाना भी तो है या नहीं है, तो पीएफ रिसिप्ट्स, ये सब किसके अंतर्गत आएगा बेटा, डेप्ट रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा, ये नहीं आएगा। ओके। और अगर नॉन डेप्ट की बात करते हैं तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पर एसेट्स को कम कर दिया जाए, डिक्रीज एसेट्स। याद है बेटा एक वर्ड हमने यूज किया था डिसइन्वेस्टमेंट। हमने डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या बोला था कि अगर गवर्नमेंट कहीं पर भी अपना जो है शेयर दूसरे को दे देती है, अब दूसरे को दे देगी मतलब अपनी हिस्सेदारी कम कर दी या नहीं कर दी, पैसा तो आ रहा है, नो डाउट कि भाई अगर गवर्नमेंट ने किसी को 20% ही हिस्सा दे दिया तो पैसा तो 20% का आया ना, लेकिन आपकी वैल्यू 20% से रिड्यूस हुई या नहीं हुई, तो पैसा आया, एसेट्स कम हो गया या नहीं हो गया। तो अगर कहीं पर भी हम लोग एसेट्स को डिक्रीज कर देंगे तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताओ, नॉन डेप्ट रिसिप्ट के अंतर्गत। तो एग्जांपल इसमें भी लिख लो, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज। भाई जब तक किसी के पास लोन था तो एक तरीके का हमारे लिए एसेट्स ही तो था, डेटर्स, ठीक है। फिर उसी तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि बताओ जो गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है वो कितने तरीके का, दो तरीके का, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कितने तरीके का, दो तरीके का, एक होगा हमारा टैक्स रेवेन्यू और एक हमारा क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और कैपिटल रिसिप्ट हमारा कितने तरीके का, दो तरीके का, डेप्ट रिसिप्ट और नॉन डेप्ट। टैक्स रेवेन्यू में भाई जो भी हमारा टैक्स प्रपोजल था, जो भी हमने टैक्स इंट्रोड्यूस किया था उसके बेसिस पर जो भी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, जैसे हम लोग जीएसटी वगैरह का देखते हैं ना, तो जीएसटी वगैरह का कलेक्शन भी जो है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है या नहीं है। तो जो भी हमारा चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो भी उससे हमारा जनरेट हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताओ, टैक्स रेवेन्यूज के अंतर्गत। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में कि भाई उस पर टैक्स तो नहीं लगाया गया, तो इंटरेस्ट के रूप में कुछ भी हमें मिल रहा हो या फिर डिविडेंड वगैरह कुछ हमें मिल रहा हो या पीएसयू का जो भी प्रॉफिट वगैरह है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर उधर हम लोग कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो या तो डेप्ट रिसिप्ट होगा या तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट होगा। अगर डेप्ट रिसिप्ट होगा तो उसमें हमेशा ये याद रखेगा कि लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। भले ही हमारे पास इनकम जनरेट हो रहा है लेकिन लायबिलिटी भी हमारा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ेगा, रिसिप्ट आल्सो बढ़ेगा, है ना। तो जैसे हमने किसी से लोन वगैरह ले लिया या जो हमारे इंप्लॉय वगैरह का पीएफ वगैरह का फंड है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा, डेप्ट रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा। और नॉन डेप्ट रिसिप्ट में क्या आ जाएगा बेटा,
कि अगर कहीं पर एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है, एसेट्स की वैल्यू को कम किया जा रहा है तो वो हमारा कौन किसके अंतर्गत, नॉन डेब्ट रिसिप्ट। क्या क्या ले लिया, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस से, क्योंकि जब तक वो हमारा डेटर्स था हमारे लिए क्या था बेटा, एसेट्स। जैसे ही हमारा रिकवर्ड हो गया तो हमारा क्या हो गया, डेटर्स भी तो कम हो गया। तो डेटर्स कम हो गया, इसका मतलब हमारा एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, डिसइन्वेस्टमेंट, कि अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, कहीं पर भी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट अपना शेयर बेच देती है, तो गवर्नमेंट ने अगर अपना हिस्सा बेच दिया, अपना शेयर बेच दिया, तो अपनी वैल्यू को क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया। तो एक तरीके का कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है बेटा, एसेट्स कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कहानी आज हमारी थी। अब इसी के बाद बेसिस पे आगे चल के हम लोग एक्सपेंडिचर वगैरह की बात करेंगे। क्या हुआ, हमें कोई ऐतराज थोड़ी नहीं बेटा, 3 घंटा बैठेंगे तो निपट ही जाएगा। ठीक है, लगभग आपका जो है 65% कंटेंट्स इस टॉपिक का हो गया। ठीक है, तो अगली क्लास में जो है जब भी होगी तो खत्म हो ही जाएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ठीक है, एक छोटे से अंतराल के बाद, और फिर इससे आगे हम लोग जो है करेंगे। तब तक आप लोग आराम से दिवाली मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।